नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये खास मुलाकात आज हम आपकी करा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल से। सर, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपने ऐसे दिन वक्त निकाला है जब ग्रीस का एक बड़ा फैसला आ गया है कि यूरोपियन यूनियन जो बेल आउट पैकेज उनको देना चाहता था, उसके खिलाफ रिफरेंडम में वहां की जनता ने अपना फैसला दे दिया है। इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे, कितना बड़ा ये ग्लोबल रिस्क है, हिंदुस्तान के लिए क्या रिस्क है? धन्यवाद संजय। दुनिया के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं है क्यों ग्रीस काफी छोटी इकोनॉमी है, करीब 1.5% यूरो एरिया की आउटपुट। और दूसरा कि उनकी जो 330 बिलियन यूरो का डेट है, उसमें से करीब 75-80% ऑफिशियल क्रेडिटर्स। दैट मीन्स कि ऑलरेडी वो डेट सोशलाइज्ड वन वे और द अदर हो गया है। सो थोड़ा कोई प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, माइनर रिस्क ऑफ ऐसे कुछ होएगा, परंतु ये बहुत बड़ा न्यूज नहीं था। मेन न्यूज 2010 में था कि ग्रीस को बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ी। उसके बाद पिछले हफ्ते भी जब नेगोशिएशंस कोलैप्स हो गए हैं, वो भी इतना बड़े न्यूज नहीं था। और आज का भी न्यूज इतना बड़ा नहीं है क्यों अभी भी ऐसे हो सकता है कि आगे कुछ नेगोशिएशंस चल सकते हैं और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन यूनियन कुछ मदद दे सकती है। अभी जो नेक्स्ट डेट इम्पोर्टेंट है ये मामला में, जुलाई 20, 3.5 बिलियन यूरोज ECB को रिपेमेंट करने का है ग्रीस से। और मेरे को लगता है कि अगले कुछ हफ्ते और महीने में ग्रीस इन ग्रिम्बो होगा। वो सिटी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट विलियम बाउटर ने वो टर्म यूज किया है, ग्रिम्बो, कि ग्रेक्सिट वो भी उनका ही टर्म था। ग्रेक्सिट के पहला ग्रिम्बो होगा। लेकिन क्या ऐसा माहौल बन गया है कि अब यूरोपियन यूनियन को यह मैसेज है कि निगोशिएट करना होगा, ग्रीस की शर्तें माननी होंगी, ग्रीस का एग्जिट अब ऑप्शन नहीं है? नहीं, अभी ग्रीस का एग्जिट ऑप्शन है। और जो रेफरेंडम हुआ तो वो शक्यता तो बढ़ गई है कि ग्रीस का एग्जिट यूरो एरिया से, नॉट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ये करेंसी यूनियन से, नॉट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। पर अभी भी टाइम है कि दोनों पार्टीज कुछ नेगोशिएट कर सकती है। और जो अखबारों में और मीडिया में जो न्यूज छपी हुई है कि पिछले हफ्ते भी वो लोग का जो डिफरेंसेस था वो कम थे, और आगे बढ़ के दोनों जो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं तो एग्रीमेंट अभी भी आ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक उनकी जो लिक्विडिटी लाइन्स है ग्रीस के लिए वो कम ना करे और जो शक्यता बने तो बढ़ा सके, तो वो पेमेंट सिस्टम कोलैप्स नहीं हुई है। ग्रीस की अंदर की पॉलिटिक्स में जो अब चीजें तुरंत देखी जा रही हैं, जैसे कि वहां के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो इससे भी ये पॉइंटर निकाला जाए कि अब यूरोपियन यूनियन को ये मैसेज है कि आप हमसे निगोशिएट करने के लिए आइए और हम माहौल बना रहे हैं। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो वो सिग्नल करती है यूरोपियन यूनियन के कि हम नए रास्ते से फ्रेश बातचीत कर सकते हैं, और ऐसे भी हमारा डिफरेंसेस काफी कम था। जी बिल्कुल। ग्लोबल इकोनॉमी के जो अभी चीजें चल रही हैं और भारत पर क्या इम्पैक्ट है, उस पर हम और बात करेंगे आगे। लेकिन उसके पहले दूसरा प्रश्न लाना चाहता हूं, क्योंकि अभी एक ब्रिक्स समिट होने वाली है। दूसरा, हमने चाइना के साथ जो चाइना ने पहल की थी, AIIB एक बैंक बना, तो ये जो ग्लोबल आर्किटेक्चर था फाइनेंसिंग का, उसमें इसको एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जाए क्या? एक ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है जिसमें ये सेल्फ एडमिशन है कि ये वर्ल्ड बैंक और IMF वाले राजपाट के दिन गए। नहीं, बिल्कुल सच बात है कि कोई नई आर्किटेक्चर तैयार हो रही है और वो लगती है कि वो एशिया सेंट्रिक है। आप देखिए जो AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें इंडिया का शेयर होल्डिंग नंबर 2 है चाइना के बाद, और $100 बिलियन की ऑथोराइज्ड कैपिटल है, उसमें से 98 बिलियन ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है और 57 कंट्रीज ने भाग लिया है। तो ये सर्टनली जो
सब्सटीट्यूट नहीं है पर कॉम्प्लीमेंट तो है ही ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक और IMF, और वो सिग्नल करती है द न्यू पावर अलाइनमेंट्स इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द फास्टर ग्रोथ ऑफ एशिया। दूसरा, ब्रिक्स, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वो लोग ने भी एक आर्किटेक्चर शुरू किया है। एक तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो भी $100 बिलियन की ऑथोराइज कैपिटल, और दूसरा कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, वो भी $100 बिलियन की है। और ये जो ब्रिक्स CRA है वो बेसिकली स्वैप लाइन्स है 5 सेंट्रल बैंक्स के बीच में, कि कोई देश को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो चुके तो वो एक दूसरे को मदद करेगी। तो ये सब दुनिया के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बढ़ा रही है ये सब इंस्टीट्यूशंस। जी, ये आपने बताया कि जो ब्रिक्स वाला है वो $100 बिलियन का एक क्रेडिट लाइन अवेलेबल होगा, यानी करीबन 6 लाख करोड़ रुपए इंडियन टर्म में उसको देखा जाए तो। और ये कितना बड़ा इनिशिएटिव होगा कि कोई अगर इकोनॉमिक शॉक आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि ये लोग भी बड़े बड़े देश हैं जिसमें रशिया शामिल है। ऐसे जो है तो 100 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ हेल्प दे सकते हैं एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी 3, 6, 9 महीने तक, और वो ऐड करेगी जो एग्जिस्टिंग स्वैप लाइन्स है। इंडिया ऑलरेडी हैज एग्जिस्टिंग स्वैप लाइन्स विथ फॉर एग्जांपल जापान। द एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ब्रिक्स NDB और द ब्रिक्स CRA, ये तीनों पिछले 1-1.5 साल में जो सेटअप हो रही है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का बढ़ाव करेंगे। बिल्कुल। इसको अभी हम लोग एक रीजनल इनिशिएटिव के रूप में देखें, या ये माना जाए कि जो दुनिया भर में कमेंट्री चलती रही है वेस्ट लेड कि ग्लोबल इकोनॉमी ऐसी है और ऐसे चलना चाहिए, उसके सामने अब एक काउंटर खड़ा हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए। हाँ, सच्ची बात है कि वो जो दुनिया की इकोनॉमी एक रास्ते से नहीं देख सकते, दूसरे रास्ते भी है, और ये जो नए इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हो रही है वो वही बैकड्रॉप से शुरू हो रही है। तो जब ये सब एक्टिविटीज चल रही है चाइना और हम लोगों के बीच में, इस तरह के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, एशिया सेंट्रिक एक आर्किटेक्चर बने, तो इसमें वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो है उनका रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या है ऐसे इनिशिएटिव्स पे? ऐसे मिक्स्ड है, क्यों जो आप AI भी देखिए तो उसमें जो 57 कंट्रीज है उसमें शायद उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी पार्टिसिपेशन लिया है, तो ऐसे नहीं है कि वो एक्सक्लूजनरी है, वो इंक्लूसिव है और दुनिया से कोई भी देश उसमें ज्वाइन कर सकती है। तो अब हम सुनते हैं कि US फेड में जो बातें हो रही हैं, फाइनली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ वो जा सकते हैं। जब ऐसा होगा तो हम पर क्या असर होगा? ऐसे संजय, अभी हमारी सिचुएशन कंपेयर टू 2013 सेकंड हाफ से बहुत बेहतर है। हमारे रिजर्व्स सितंबर 6, 2013 से अभी 80 बिलियन और है, तो वो एक बफर है। दूसरा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत कम है इन कंपैरिजन, 1.5% ऑफ GDP। तीसरा, हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम है। तो ये जो पॉलिसी बफर्स इंडिया ने पिछले 2-1 साल में एस्टैब्लिश किया है, वो हमारे लिए बहुत सेफ है कि कोई शॉक्स परदेश से आएंगे तो हम विथस्टैंड कर सकेंगे। दूसरी बात करते हैं फिर वापस फोकस उसी पर, इस विषय से कि जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी का हाल है उसको देखते हुए इंडिया में चूंकि अब ग्रोथ की एक नई कहानी चल पड़ी है, उस पर क्या कैसे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो अब हम सुनते हैं कि US फेड में जो बातें हो रही हैं, फाइनली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ वो जा सकते हैं। जब ऐसा होगा तो हम पर क्या असर होगा? ऐसे संजय, अभी हमारी सिचुएशन कंपेयर टू 2013 सेकंड हाफ से बहुत बेहतर है। हमारे रिजर्व्स सितंबर 6, 2013 से अभी 80 बिलियन और है, तो वो एक बफर है। करेक्ट। दूसरा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत कम है इन कंपैरिजन, 1.5% ऑफ GDP।
तीसरा हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम है। तो ये जो पॉलिसी बफर्स इंडिया ने पिछले 2-1 साल में एस्टैब्लिश किया है, वो हमारे लिए बहुत सेफ है कि कोई शॉक्स प्रदेश से आएंगे तो हम विथस्टैंड कर सकेंगे। जी बिल्कुल। दूसरी चीज, आजकल सारे सेंट्रल बैंकर्स जो हैं उनमें ये कंपटीशन लगा हुआ है कि अपनी अपनी करेंसी को डिवैल्यू करो। इसका क्या रिस्क हो सकता है? वो अफ्रीका में एक सेइंग होता है कि जब व्हेन एलिफेंट्स फाइट द ग्रास सफर्स, तो ये कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन हो रहे हैं। यूरो एरिया, अभी तक यूएस फेड, जापानीज सेंट्रल बैंक के वो लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कम कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कि हमारे गुड्स और सर्विसेज कुछ चीपर प्राइस पर हम प्रदेश में बेच सकते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। वो ये पुराने में इसको बेगर दाई नेबर पॉलिसीज कहते थे, कि आप नेबर को बेगर बनाते हो थ्रू कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन। तो ये अभी दुनिया में इस जैसे पॉलिसीज का इम्प्लीकेशंस इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं है। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उस पर अगर इसका बुरा इम्पैक्ट है तो हम उनको कैसे समझाएं कि वो ऐसा ना करें? कोई चीज हम प्रोएक्टिवली करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इंक्रीजिंग अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सो दैट व्हेन दिस पॉलिसीज गेट रिवर्स्ड, if there is volatility in capital flows, we are able to absorb them and maintain some sort of stability going forward. Some we have to do in a passive manner by advising or requesting the international financial institutions, which are supposed to be referees for maintaining a certain rule in the international monetary system. And there are institutions for that, like the IMF, who should be advising these countries and bring more pressure on them that there are severe spillover risks emanating from the kinds of policies that they have been pursuing, and that they should think long and hard before continuing with these policies. And more particularly, now that they have started these policies, that the exit from these policies should be done in a manner which takes into account the possible bad implications for other countries, especially emerging market economies, where a fair bit of these capital flows have ended up over the last few years. बिल्कुल। एक तो आपने अच्छा बताया कि हम लोगों को एज आवर ओन इश्यूज किस तरीके से प्रोएक्टिवली कुछ चीजें करने की जरूरत है। तो ऐसे में ही चूंकि ये प्रेशर आता है, तो रुपी की क्या हालत है? रुपी का जो हम लोग बात करते रहते हैं, चर्चा होते रहती है कि क्या फेयर वैल्यू होना चाहिए, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और रुपी का क्या इसमें अभी सीन है? एक्चुअली हमारा जो रुपी की वैल्यू होती है वो तो मार्केट डिटरमिन्ड है, और वो जो भी कोई भी वो इंटरवेंशन हम करते हैं वो सिर्फ वॉलेटिलिटी को मिटिगेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और जब कैपिटल फ्लोज वॉलेटाइल होते हैं तो ये एक नेसेसिटी होती है, और उसका इम्प्लीकेशन होता है तो कोई बार हम रिजर्व्स में ऐड करते हैं, कोई बार हम यूज करते हैं। बिल्कुल। एक बात और, कई बार जब ग्रीस जैसा ग्लोबल रिस्क आता है तो एक टेंडेंसी होती है कि क्या हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, और कई बार ग्लोबल रिस्क पे नॉइज तो होता है कि इससे नुकसान है, लेकिन फायदा भी हो जाता है, जैसे कि कमोडिटीज प्राइसेस अगर नीचे जाएं तो ये तो इंडिया के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। ये ग्रीस का if we keep the Greece aside separately, and if you look at what is, for example, happening in China, which I think is something that we need to closely monitor and be vigilant about, given the sharp asset price adjustments that are taking place. चाइना तो बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये पहली बार हमने सुना है कि सरकार कह रही है ब्रोकर से कि जाइए बाजार में आप लोग शेयर्स खरीदिए। तो इसका अभी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और उसके लिए हम क्या तैयारी करें? चाइना की ऐसे कैपिटल मार्केट्स काफी क्लोज्ड है, पूरी ओपन नहीं है, पूरी क्लोज नहीं है। कंपेयर्ड टू अवर कैपिटल मार्केट्स दे आर मोर क्लोज्ड। तो फॉर द टाइम बिंग दिस इश्यू विल रिमेन विद इन चाइना,
and therefore the spillovers from this are likely to take a longer period of time. And I suspect that it will be indirectly through what happens in the real economy within China, and therefore for global markets, including commodity markets. जब ग्रीस का आपने खुद ही कहा कि इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में एक छोटा प्लेयर है, चाइना तो बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये पहली बार हमने सुना है कि सरकार कह रही है ब्रोकर से कि जाइए बाजार में आप लोग शेयर्स खरीदिए। तो इसका अभी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है और उसके लिए हम क्या तैयारी करें? चाइना की ऐसे कैपिटल मार्केट्स काफी क्लोज्ड है, पूरी ओपन नहीं है, पूरी क्लोज नहीं है। कंपेयर्ड टू अवर कैपिटल मार्केट्स दे आर मोर क्लोज्ड। तो for the time being, this issue will remain within China, and therefore the spillovers from this are likely to take a longer period of time, and I suspect that it will be indirectly through what happens in the real economy within China, and therefore for global markets, including commodity markets. Right. तो चाइना के बारे में इस वक्त एक रीडिंग अगर बनाई जाए, क्योंकि सब लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि चाइना में क्या गड़बड़ है, कहीं बहुत स्लो डाउन तो नहीं है, उसी को फाइट करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो क्या चाइना एक हमारे ग्रोथ का जो एजेंडा हमने बना रखा है उसमें एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर के रूप में सामने आ गया है, या सब कुछ हम लोग एंटिसिपेट करके प्लान कर रहे हैं? I think that any time that the world's second largest economy, which is China, may slow down, it is not clear, but if it does slow down further, then global trade would at some point get affected, because it is a large exporter and importer in the world, and therefore it could have implications for a global growth and therefore India, but these are implications that don't look most obvious now, but could play out in the medium term. सर थोड़ा ये समझाइए कि दुनिया भर में जो ये चीजें चल रही हैं उसमें इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, एक नए ग्रोथ एजेंडा के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें दो तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, नंबर्स आते रहते हैं कि ग्राउंड पे रिकवरी शुरू नहीं हुई है, इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू नहीं हुआ है, फिर हम बात करते हैं कि नहीं एक्चुअली अब कुछ ग्रीन शूट्स दिखने लग गए हैं। तो आप लोगों का एक ओवरव्यू क्या है इस रिवाइवल को लेकर के? Some recovery, I think, is taking place compared to the growth last year. For example, the core sector growth number that was released recently came out at 4.4%, and I think that is very good. The number of stalled projects are coming down also, which means they are coming into play for production. For the first time, we are now getting fairly good news compared to the past on IPOs being thought of, which means that fresh capital, fresh risk capital in particular, is coming back into the economy. And you may recall this hasn't happened for a very long time. The recovery is taking shape, and we should be at a higher growth compared to last year. We also are at a place where our macro stability factors should support that growth. Inflation is down, the fiscal situation is much better. In fact, we are on a fiscal consolidation path. The external situation in terms of funding the current account deficit should not be a problem. So all these things suggest that growth pickup will be supportive, and we will be at a better place compared to the past. बिल्कुल। देखिए मेरी खुद की राय ये है कि सिर्फ ये हम लोग जो बात करते रहते हैं इंडस्ट्री के लोगों से कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा और कम होने के लिए गुंजाइश है, क्योंकि अब तो सारे बाकी आंकड़े अच्छे हो रहे हैं, सारे नंबर अच्छे हो रहे हैं। मेरा मानना है और भी फैक्टर हैं जो ग्रोथ को चलाते हैं, लेकिन ये जो फिर से डिमांड आते रहती है बार बार कि रेट कट की और गुंजाइश है और आरबीआई क्यों नहीं इसमें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली रेट कट करता है, इस पर आप लोगों का क्या व्यू है? Our stance has not changed since our last policy statement, that, you know, as we go forward, this decision will essentially be data dependent, and we will see how the path of CPI inflation pans out over the short and medium term, and then take decision accordingly.
regarding the interest rate. बिल्कुल। पटेल साहब, इस बातचीत के लिए जिसमें आपने ग्लोबल इकोनॉमी कैसे प्ले आउट हो रही है इस वक्त, किस तरह के रिस्क पैदा हो रहे हैं और भारत की इकोनॉमी किस रास्ते पर है, आपने बड़ी अच्छी चर्चा की। आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजय, थैंक यू वेरी मच।